सो हेलो दोस्तों, चलिए आज से हम ये थर्ड अध्याय कवर करेंगे। इसमें हम न्याय यानी जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है ये। चलिए पढ़ते हैं। तो जस्टिस शब्द लैटिन शब्द जस्टिका से बना है, जिसका अभिप्राय जोड़ना होता है। प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोहेरेंस इन सोसाइटी इज व्हाट जस्टिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू प्लेटो। समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जाते हैं। पहला दंडित करना और दूसरा पुरस्कृत करना। तो अवार्ड या कि रिवार्ड और दूसरा पनिशमेंट। तो कैरेट एंड स्टिक साथ साथ चलती है दोस्तों। वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। इसका उपयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तथा कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में भी किया जाता है। समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय से लिया जाता है, माने सोशल जस्टिस। वर्तमान में सोशल जस्टिस की महत्ता है। सामाजिक न्याय शब्द एक बृहद शब्द है, जिसमें वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों तरह का न्याय सम्मिलित है। तो अगर आप सोशल जस्टिस किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक और लीगल सभी प्रकार के जस्टिस व्यक्ति को मिल जाएंगे। न्याय के दो मूल तत्वों को प्रत्येक विचारकों ने माना है, समानता और निष्पक्षता। तो इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ये दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं किसी भी न्याय में। न्याय की परिभाषा तो अरस्तु का न्याय क्या है? अरस्तु का न्याय, तो अरस्तु मान अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल का क्या है? संपूर्ण न्याय, टोटल जस्टिस की बात करते हैं। तो न्याय, इस न्याय का आशय सामाजिक नैतिक न्याय से, तो सोशल और मोरल। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता यानी राइटियसनेस की बात करते हैं शब्द प्रयुक्त किया है। संशोधनात्मक न्याय, तो विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग करना, ये संशोधनात्मक न्याय है। तो ये दोस्तों करेक्टिव जस्टिस है, इसे राज द्वारा दंड व शक्ति का प्रयोग करके किया जाता है। वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, अवसर एवं रेखागणितीय आधार पर भौतिक सुविधाएं वितरित करने का आधार। अरिस्टोटल के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। तो अरिस्टोटल वर्चू को मेरिट का एक क्राइटेरिया मानते हैं। जो अरिस्टोटल का न्याय है वो समानुपातिक न्याय है, मतलब प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात करते हैं अरिस्टोटल। संत अगस्टीन के अनुसार जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। तो द स्टेट in which there is no justice, it is like gang of pirates। तो संत अगस्टीन का ये याद रखिएगा कथन। अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी रचना द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में आती है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य बताया है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को ये कोऑपरेटिव वैल्यू बताया है। थॉमस पोगे की प्रसिद्ध रचना वर्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। थॉमस पोगे, वर्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन राइट। न्याय के आयाम, तो वेरियस एस्पेक्ट क्या है न्याय के? तो न्याय का नैतिक आयाम, तो मोरल एस्पेक्ट क्या है न्याय का? व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। तो डूइंग हिज ड्यूटी है ना। इफ अ पर्सन डज हिज ड्यूटी इट मीन्स
इट इज जस्टिस। न्याय का यह आयाम प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा परिभाषित होता है। तो जस्टिस इज डूइंग वंसेस ड्यूटी, ये कौन बोलता है? प्लेटो बोलते हैं, प्लेटो। न्याय का वैधानिक आयाम तो लीगलिस्टिक जो व्यू है न्याय का, वो क्या होता है? तो वैधानिक रूप से न्याय का अभिप्राय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना है। विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। तो अगर रूल ऑफ लॉ आप स्टेब्लिश कर रहे हैं तो यही न्याय है। समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना एवं विधि का निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है। तो एवरीबॉडी शुड बी कंसीडर्ड इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ और इम्पार्शियल यूज ऑफ लॉ इज व्हाट जस्टिस इज ऑल अबाउट। तो अगर समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान माना जा रहा है और लॉ का निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल उपयोग किया जा रहा है तो यही न्याय है। बेंथम और ऑस्टिन वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख समर्थक। बेंथम और ऑस्टिन। न्याय का राजनीतिक आयाम तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदारी देना ही न्याय है। राजनीतिक रूप से सभी को समान माना जाता है। न्याय का सामाजिक आयाम तो लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं प्रजाति इत्यादि के आधार पर भेद न करना न्याय है। वर्तमान में सामाजिक न्याय को व्यापक अर्थों में लिया जा रहा है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित हैं। कार्ल पॉपर ने सामाजिक न्याय को पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है। किसने? कार्ल पॉपर ने। कार्ल पॉपर। इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो ये महत्वपूर्ण उनकी बुक है। तो पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग और यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग को सामाजिक न्याय मानते हैं। न्याय का जो आर्थिक आयाम क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है? तो मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है। तो बेसिक मिनिमम रिसोर्सेस लोगों को प्रोवाइड करना ही समाज में न्याय है। ब्रायन बेरी की प्रसिद्ध रचना क्या है? वाई सोशल जस्टिस मैटर्स। वाई सोशल जस्टिस मैटर्स, ये ब्रायन बेरी की बुक है, 2005 में आती है। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाक्यांश का प्रयोग कोहेन के द्वारा किया गया है। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रयोग कोहेन के द्वारा किया गया है। न्याय के मानदंड यानी स्टैंडर्ड क्या होते हैं न्याय के? तो आवश्यकता के आधार पर वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड। क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मेरिट और कैपेसिटी। आहारता के आधार पर वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। मेरिट इसमें है, इसमें क्षमता और अधिकारिता यानी किसका कितना राइट है उसके आधार पर वितरण। आवश्यकता के आधार पर वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन मूलतः मार्क्सवादी करते हैं। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ऐसा वितरण किया जाना चाहिए। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये मई 1875 में मार्क्स लिखते हैं के अंतर्गत उचित वितरण यानी राइट डिस्ट्रीब्यूशन की मांग उठाते हैं। कौन? मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। तो एवरीबॉडी वुड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ही विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय एंड रेमेडियल जस्टिस भी कहते हैं। अधिकारों के आधार पर वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू राइट्स। तो इस मानदंड के समर्थक नव उदारवादी हैं यानी न्यू लिबरल हैं। रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। तो आपकी एलिजिबिलिटी है तो या योग्यता है। तो रॉबर्ट नॉजिक इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी देते हैं। इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ये महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए। न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत, तो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस ये यही बात है, न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत। इसके अनुसार प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति
जिस जिस व्यक्ति का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। नाजिक के अनुसार न्याय का आशय निम्न 3 नियमों से है। संपत्ति का अर्जन वैध हो, यानी प्रॉपर्टी शुड बी अर्न अकॉर्डिंग टू राइट मीन्स। संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी जस्ट, तो जस्ट अर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड जस्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और यदि प्रॉपर्टी का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। तो अगर इफ यू आर नॉट एक्वायरिंग प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू जस्ट मीन, तो देयर शुड बी प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। नाजिक ने आत्म स्वामित्व सिद्धांत का समर्थन भी किया है। तो नाजिक ने सेल्फ ऑनरशिप के सिद्धांत को, सेल्फ ऑनरशिप के प्रिंसिपल का समर्थन किया है। अतः न्याय का सरोकार वितरण से नहीं है तथा न्याय सामाजिक नहीं है। तो न्याय का सरोकार वितरण से नहीं है और न्याय सामाजिक नहीं है, तो जस्टिस इज नॉट सोशल, बल्कि न्याय प्रक्रियात्मक है, यानी प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं। नाजिक के अनुसार जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो। फिर A.F. हायेक की रचना लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में आती है। वॉल्यूम 1 में ये रूल्स एंड ऑर्डर्स 1973, वॉल्यूम 2 द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस 1976 में, और वॉल्यूम 3 द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ अ फ्री पीपल 1979। तो ये याद रखिएगा, 3 वॉल्यूम में आई थी लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। हायेक के अनुसार समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है। इनके अनुसार न्याय, अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव या शोषण करना, जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली है। हायेक के अनुसार सामाजिक न्याय मरीजिका है, माने सोशल जस्टिस इज मिराज, सोशल जस्टिस इज मिराज। हायेक ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया, यानी मिनिमल नीड्स स्टेट सेटिस्फाई करे, लेकिन यह न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए। हायेक के अनुसार बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है। हायेक के अनुसार सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं है, तो देयर इज नो वर्ड लाइक सोशल जस्टिस इज मिराज। जो स्वतंत्र विनिमय यानी फ्री एक्सचेंज है वही स्वच्छ विनिमय है, फेयर एक्सचेंज है। तो जो फ्री एक्सचेंज है वही फेयर एक्सचेंज है। इसलिए हायेक जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाया। तो जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उस पर ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और यह भी कहा है कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग रास्ता क्यों ले जाता है। तो वेलफेयर स्टेट है लीड्स टू स्लेवरी। वितरणात्मक न्याय के अनुसार, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है उसके अनुसार वस्तुओं के वितरण के निम्नलिखित मानदंड होते हैं। कौन कौन से? आहारता के आधार पर वितरण, तो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। तो यह मानदंड परंपरावादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड अर्हता होती है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ये प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीजरल जस्टिस। तो प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। तो ये फॉर्मल और लीगल न्याय है जो प्रोसीजरल जस्टिस है। प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। तो जो न्यू लिबरल्स हैं वो प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं। अतः इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। तो इसमें कैपेसिटी पर बल दिया जाता है, नीड्स पर नहीं बल दिया जाता। अतः प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मार्केट मॉडल या कैपिटलिस्ट मॉडल को इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं। तो प्रोसीजर शुड बी जस्ट रेदर देन रिजल्ट।
लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इसके न्याय की कल्पना एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तो ये एक इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्ति के सोच के आधार पर इसको रखा गया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। तो सोशल क्या कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो अगर सोशल एनिमल है तो फिर प्रोसीजरल जस्टिस नहीं होना चाहिए। तो इसका एक महत्वपूर्ण ये शॉर्ट कमिंग है कि एक इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है प्रोसीजरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसलिए असमानता मूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत सिद्ध हो जाता है। फिर तत्वात्मक न्याय यानी सब्सटेंटिव जस्टिस आर्थिक सामाजिक न्याय से है। तो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है सब्सटेंटिव जस्टिस। तो सब्सटेंटिव जस्टिस में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। यह अतः सोशल जस्टिस की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर आधारित। लेकिन जो सब्सटेंटिव जस्टिस है का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने माना। उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्ण उन्मूलन या विनाश है। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम इज व्हाट जस्टिस इज ऑल अबाउट। अतः यह एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण है। अतः मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य हो जाता है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जाता है। सर्वहारा वर्ग यानी जो प्रोलेटेरिएट सेक्शन होता है के शासन की बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो जाता है। तो रूल ऑफ प्रोलेटेरिएट इंस्टेड ऑफ रोल ऑफ प्रोलेटेरिएट रूल ओवर प्रोलेटेरिएट स्टैब्लिश हो जाता है मार्क्सवादी व्यवस्था में। तो ये बात है। और जो प्रोसीजरल जस्टिस है का समर्थन मुख्यतः जो क्लासिकल लिबरल्स हैं और न्यू लिबरल्स हैं वो विचारक करते हैं। और जो वेलफेयरिस्ट जस्टिस है को मानने वाले लोग सब्सटेंटिव जस्टिस के सम्मिश्रण के समर्थक होते हैं। तो रॉल्स, डार्किन, एलिजाबेथ एंडरसन जैसे विचारक इसके समर्थक। अब नेचुरल जस्टिस, तो प्राकृतिक न्याय से आशय उन नियमों और मान्यताओं से है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। यह संभव है कि उनका वर्णन संविधान या विधि में ना हो। तो प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित अर्थ क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता। तो नोबडी कैन बी पुनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। दंड देने वाली संस्था आधिकारिक एवं वैध होनी चाहिए। तो जो मतलब पनिशमेंट जो संस्था देती है, फॉर एग्जांपल जुडिशरी, तो और मतलब लीगलिस्टिक होनी चाहिए। लीगलिस्टिक इन द सेंस कि वैलिड होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके ऐरा गैरा न्याय दे दे। और दंड तार्किक एवं उचित होना चाहिए, मनमाना नहीं। तो आर्बिट्ररी जस्टिस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये रीजनेबल जस्टिस होना चाहिए। रीजनेबल एंड राइट जस्टिस होना चाहिए। राल्स के न्याय का स्रोत क्या है? तो बेंथम का न्याय परिणामवादी है, यानी कंसेक्वेंशलिस्ट है। बेंथम का न्याय परिणामवादी है, मतलब कंसेक्वेंशलिस्ट है। जबकि राल्स का न्याय सिद्धांत निरपेक्ष है, यानी डिओंटोलॉजिकल है। इसमें प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है, प्रोसीजर पर अधिक बल दिया जाता है। राल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। राल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। तो कांट के आइडियलिस्टिक थिंकिंग पर आधारित है राल्स का न्याय का सिद्धांत। राल्स का प्रसिद्ध कथन है, आत्मन साध्य से पहले है, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। जो कांट की मानता व्यक्ति
स्वयं में साध्य है से प्रभावित है। तो कांत क्या बोलते हैं कि मैन इज end in itself, end in itself, and nobody should be treated as a means to get some end। तो ये जो विचारधारा है कांत की, ये गांधीयन विचारधारा की भी नजदीक आती है। गांधी क्या कहते हैं कि अगर आप अगर आप देवता को पाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव गॉड, योर मीन्स कैन नॉट बी ऑफ सैतानिक। तो अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपके जो साधन है वो शैतान वाले नहीं हो सकते हैं। तो गांधी न्याय मतलब मीन्स और रिजल्ट दोनों में काइंड ऑफ दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं कि अगर आपको बड़ा लक्ष्य या अच्छा लक्ष्य अचीव करना है तो आपके जो साधन है वो भी सही होने चाहिए। तो जैसे गांधी हिंसा का मतलब समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि वो उसे सैतानिक मानते थे। इसी प्रकार जो कांत हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि मैन इज एंड इन इटसेल्फ। तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार रॉल्स कांत से प्रभावित है। रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। तो ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं कौन? रॉल्स ने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक संयोगात्मक चेष्टा वेंचर की संकल्पना की। तो जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए उन्होंने संयोगात्मक चेष्टा यानी वेंचर की संकल्पना की, कोऑपरेटिव वेंचर की बात करी है। रॉल्स के न्याय का आधार, तो रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। उसने कांत की इस मान्यता को स्वीकार किया है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, मैन इज एंड इन सेल्फ। इसलिए उन्होंने कहा है कि आत्मन यानी सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। अतः रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। तो एवरीबॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकार किया है। बेंथम क्या बोलते हैं कि बेंथम ने कहा है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल आधार माना जाना चाहिए। तो बेंथम क्या बोलते हैं कि बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल की बात करते हैं। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। तो इस जो है तो आधार को बेंथम ने उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियन जस्टिस की बात करते हैं, यानी मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल। और इसका रॉल्स ने खंडन किया है। तो रॉल्स मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल का खंडन करते हैं। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम लोगों को दे रहे हैं, फिर भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हो सकता है वो डिसएडवांटेज की पोजीशन में आ जाए। तो जो रॉल्स क्या कहते हैं, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी माइनॉरिटी को भी छोड़ दिया तो जो ह्यूमन डिग्निटी है वो वायलेट हो जाएगी, है ना, उसका ब्रीच हो जाएगा। तो ये इसलिए रॉल्स हैं वो जो यूटिलिटेरियन जस्टिस है बेंथम का, उसको वो अबंडन कर देते हैं। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषताएं क्या क्या हैं? तो रॉल्स ने न्याय सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध रचना अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में आती है में दिया। रॉल्स ने न्याय को फेयरनेस कहा है। तो जस्टिस इज फेयरनेस। रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस रीस्टेटमेंट 2001 नामक पुस्तक भी लिखी। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। तो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल सिस्टम। रॉल्स ने न्याय को मैक्सिमिन प्रिंसिपल भी कहा है। मैक्सिमिन प्रिंसिपल भी कहा है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत विभेदों के नियम पर आधारित है, यानी डिफरेंस प्रिंसिपल पर आधारित है।
तो डिफरेंस प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम राल्स को एज ए थिंकर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा बाईपासिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो राल्स के न्याय की संकल्पना शुद्ध प्रक्रियात्मक है, यानी प्योर प्रोसीजरल है, प्योर प्रोसीजरल है। राल्स के न्याय सिद्धांत को ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत, ओवरलैपिंग कंसेंसस क्या होता है, इसको भी वहीं पढ़ेंगे मतलब अच्छे से। अभी ये याद रखिए कि ओवरलैपिंग कंसेंसस की बात कौन करता है, राल्स करते हैं, और इसको सीधे अंग्रेजी में याद रखिएगा। राल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर स्थापित अनुलंघनीयता होती है, यानी इनएलिनेबल राइट्स होता है न्याय पर। अपनी विशिष्ट मान्यता होती है, इसका निर्धारण बहुमत नहीं करेगा, तो मेजोरिटी नहीं डिसाइड करेगा कि क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं डिसाइड करेगा कि हमारे लिए न्याय क्या है। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में निम्नलिखित बिंदुओं को क्रमिक रूप से स्वीकारा है। सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार, यानी मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर विभेद प्रिंसिपल यानी डिफरेंस प्रिंसिपल। तो ये तीनों क्रम याद रखिएगा, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल। राल्स के न्याय सिद्धांत का निर्माण, तो राल्स ने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के पर्दे का सहारा लिया। अज्ञानता के पर्दे से ऐसे व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं है तथा व्यक्ति का भी पता नहीं है। तो पीपल आर अनअवेयर अबाउट देयर करंट सिचुएशन, आइदर दे आर रिच और पुअर, दे डोंट नो, दे सिंपली नो दे आर अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस, मतलब उनके पास कोई जानकारी नहीं है। व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति एवरीबडी वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तथा दूसरे व्यक्ति के पास ईर्ष्या नहीं रखते हैं, एंड दे आर नॉट एनवी ऑफ अदर पीपल। राल्स का समझौता यानी राल्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो तार्किक व्यक्तियों का समझौता है, तो राल्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो रेशनल पीपल का कॉन्ट्रैक्ट है। व्यक्ति तार्किक के साथ साथ नैतिक भी है, तो पीपल आर रेशनल एज वेल एज मोरल। व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समझौता करता है, तो पीपल डू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी सेल्फिशनेस। व्यक्ति सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग का चयन करता है, तो एवरीबडी वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। वह समझौते में जोखिम भरे मार्ग का चयन नहीं करता है, तो रिस्की ऑप्शन को नहीं चूज करता है व्यक्ति। न्याय तार्किक चयन का परिणाम, एंड जस्टिस इज रिजल्ट ऑफ रैशनल चॉइस। जस्टिस का न्याय, राल्स का न्याय उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में है। बदतर परिस्थितियों में सर्वाधिक वस्तुएं अर्जित करना। राल्स के अनुसार वस्तुओं से आशय बदतर परिस्थितियों में प्राथमिक वस्तुओं से है। विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, तो प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। तो राल्स का न्याय विशुद्ध प्रक्रियात्मक है यानी प्योर प्रोसीजरल है, क्योंकि राल्स ने प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर अधिक बल दिया है। तो राल्स प्रोसीजर की जो फेयरनेस है या की जो इम्पार्शियलिटी है किसी भी प्रोसीजर को में, उस पर अधिक बल देते हैं। उनके अज्ञान के पर्दे की कल्पना न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए है। तो जो वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस का, वो इसीलिए देते हैं ताकि न्याय को इम्पार्शियल बनाया जा सके। अज्ञान के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष क्षमता या प्रतिभा का ज्ञान नहीं, इसलिए समझौते पर आधारित न्याय का विचार सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। इसके अनुसार सामाजिक कल्याण के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। राल्स ने न्याय सिद्धांत के निर्माण के लिए 17वीं शताब्दी के समझौता सिद्धांतकारों के तरीकों का प्रयोग किया। राल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य यानी न्याय की पृष्ठभूमि क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है राल्स के न्याय का। तो राल्स के न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया जाता है, तो यानी वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत होता है, तथा उसने न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा, यानी एलोकेशन, आवंटन। तो प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा और
प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगा पहली चीज। दूसरी चीज कीमतों का नियंत्रण होगा। तो जो मार्केट है, मार्केट प्राइसेस हैं, उनको रेगुलेट किया जाएगा। स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, तो व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे। ट्रांसफर स्थानांतरण, सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी। तो मिनिमम वेजेस सभी को मिलेंगे, मिनिमम वेजेस, जिससे दीर्घकालिक रूप से न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं की उपेक्षा करना कठिन है, अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए जिसमें न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, तो समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण, वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता एवं समानता, अवसर की समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः रॉल्स ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया है। रॉल्स की अन्य रचना है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये 1993 में आती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और द लॉज ऑफ पीपल, ये भी 1993 में आती है, लॉज ऑफ पीपल एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म। प्राथमिक वस्तुओं के प्रकार, तो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं बुद्धि और स्वास्थ्य हैं। तो इंटेलिजेंस और हेल्थ हैं प्राकृतिक वस्तुएं। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं? राइट्स, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और गरिमा का सम्मान यानी रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी या ह्यूमन डिग्निटी। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ से तात्पर्य प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से है। यह आवंटन केवल 72 स्थितियों में लागू होता है तथा 72 स्थितियों में लागू होता है, मतलब जो इमरजेंसी सिचुएशन होती तब लागू होता है, तथा उनके पश्चात व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है। रॉल्स के अनुसार ऐसी भी क्षमताएं स्वीकार की जा सकती हैं जिसमें वंचित लोगों का कल्याण हो। तो इनइक्वालिटीज विच रिजल्ट इनटू वेलफेयर ऑफ पीपल हु आर एट द बॉटम ऑफ पिरामिड कैन बी एक्सेप्टेड। रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहते हैं, यानी कंपनसेटरी प्रिंसिपल भी कहते हैं, कंपनसेटरी प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का उपयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। तो जो टैलेंटेड पीपल हैं उनके टैलेंट का उपयोग करके जो गरीब लोग हैं, जो बॉटम ऑफ पिरामिड में लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनका कल्याण किया जाएगा। प्राथमिकता का सिद्धांत, तो न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। न्याय सामाजिक कल्याण यानी वेलफेयर और कुशलता यानी मेरिट दोनों से प्राथमिक है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है कौन? न्याय। समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है। तो इक्वल लिबर्टी, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, ये पहली प्राथमिकता है। अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता है। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। तो पीपल हु आर एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, तो उनका वेलफेयर तीसरी प्राथमिकता है। रॉल्स के अनुसार इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये लेक्सिकन ऑर्डर है और देयर कैन बी नो चेंज इन दिस मतलब ऑर्डर। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना, तो समुदायवादियों द्वारा रॉल्स की व्यक्ति की संकल्पना को अतार्किक और अव्यवहारिक बताया गया है। समुदायवादियों के अनुसार यानी कम्युनिटेरियन थिंकर जो है, न्याय की कोई एक मात्रा और समान परिभाषा नहीं हो सकती है, बल्कि विभिन्न समूहों के लिए एवं विभिन्न समुदायों के लिए न्याय की भिन्न धारणाएं आवश्यक हैं। इसलिए न्याय का कोई एक मानदंड नहीं हो सकता, तो जस्टिस का कोई एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। अमर्त्य सेन ने अपनी रचना द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि 2009 में आती है, नीति प्रक्रिया की बजाय न्याय पर बल दिया है। तो प्रोसीजर के स्थान पर वो जस्टिस की बात करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार आलोचना, तो मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है, इसलिए व्यक्ति के प्रथम समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। रॉल्स का न्याय उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। नॉजिक द्वारा रॉल्स की आलोचना न्याय का नव उदारवादी यानी
स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत। तो जस्टिस का जो न्यू लिबरल सिद्धांत है, जैसा फेयर सिद्धांत है, उसका क्या, नाजिक ने राल्स के नियमों की कड़ी आलोचना की है तथा उन्होंने पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया। तो टोटल प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं। नाजी की मूल मान्यताएं निम्नलिखित हैं। आरंभिक स्थिति में संसार की वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था। व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा एवं क्षमता द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित किया। व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्तियां उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व का भाग हैं। नाजी के अनुसार व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। इस संपत्ति का स्थानांतरण करने का भी अधिकार है, बशर्ते संपत्ति का स्थानांतरण व अर्जन वैध हो। नाजिक ने पूर्णतः बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। इसके न्याय का मूल आधार है कि जैसा जो चयन करे और जैसा जिसका चयन किया जाए। नाजिक ने न्यूनतम नकारात्मक राज्य का समर्थन किया, यानी मिनिमल स्टेट की बात करते हैं ये, नाइट वॉचमैन स्टेट की, और कहा कि राज्य का कार्य केवल विधि और व्यवस्था बनाए रखना है, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है, तथा जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, एक्सटर्नल जो एनिमीज हैं, उनसे नागरिकों की रक्षा करना केवल इसका राज्य का कर्तव्य है। इसलिए इसके प्रगतिशाली करारोपण के सिद्धांत का खंडन किया। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं रॉल्स, उसका ये खंडन करते हैं। रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया में लिखते हुए कहा है कि राज्य केवल उतना करारोपण करेगा जितना विधि व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। समुदायवादियों के अनुसार न्याय, तो कम्युनिटेरियन जो थिंकर है उनके अनुसार न्याय क्या है, तो न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। इस सिद्धांत के समर्थक मैकिंटायर, माइकल सैंडल और माइकल वार्जर। इस सिद्धांत के अनुसार समुदाय का हित उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान में व्यक्त होता है। समुदायवादियों ने राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि यह समुदाय की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो माइकल वाल्जर हैं, क्या कहते हैं, का एक कथन है कि डिफरेंट गुड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली। मैकिंटायर ने अपनी पुस्तक आफ्टर वर्च्यू ये 1981 में आती है, में समुदायवाद के नैतिक आधार पर बल दिया है। उन्होंने व्यक्ति के स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमस की आलोचना की तथा कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी सामाजिक परंपराओं, सोशल प्रैक्टिस में विकसित होता है और इसी के माध्यम से सद्गुण अर्जित करता है कौन, व्यक्ति। मैकिंटायर की दूसरी पुस्तक हुज जस्टिस विच रेशनैलिटी उनकी सेकंड पुस्तक है। माइकल जे सैंडल ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये 1982 में आती है। सन याद रखिएगा दोस्तों, 1982 में आती है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। में राल्स की तार्किक प्रणाली की आलोचना करते हुए उनके द्वारा वर्णित विवेकशील कर्ता यानी रैशनल निगोशिएटर तथा ओरिजिनल पोजीशन यानी मूल स्थिति की आलोचना की और कहा कि व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए उसकी संस्कृति और समुदाय की जानकारी आवश्यक है। माइकल वाल्जर ने अपनी पुस्तक स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी, ये 1983 में आती है। उदारवादी बहुलवादी यानी न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। न्याय के नियम के निर्धारण के लिए समुदाय विशेष में प्रचलित मान्यताओं एवं मानदंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वाल्जर के अनुसार न्याय का सिद्धांत सरल समानता यानी सिंपल इक्वलिटी के आधार पर नहीं बल्कि जटिल समानता कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। जटिल समानता के अनुसार विभिन्न सामाजिक वस्तुएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के वितरण के लिए बनी हैं। न्याय का उद्देश्य इस वितरण के तर्कसंगत आधार का पता लगाना है। तो डिफरेंट गुड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली। राल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो कि 1993 में आती है, समुदायवादियों की आलोचना का उत्तर दिया और आच्छादित एकता यानी ओवरलैपिंग कंसेंसस का
ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत दिया। अमर्त्य सेन के विचार, तो उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच क्षमता पद्धति को अपनाया। अमर्त्य सेन ने अपनी रचना डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में क्षमताओं की यानी कैपेबिलिटी इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात करते हैं का समर्थन किया। इनके अनुसार लोगों की क्षमताओं में वृद्धि का अभिप्राय क्षमता की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। लोगों की क्षमताओं के विकास में वृद्धि का आशय। लोकतांत्रिक व्यवस्था का दृढ़ समर्थन करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल की घटना नहीं हो सकती है, तो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसमें फेमाइन जैसी सिचुएशन नहीं आ सकती है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा आर्थिक विकास बेहतर रूप में अर्जित किए जा सकते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएं लिंग आयु के आधार पर निर्मित होती हैं तथा ये भिन्नताएं प्राकृतिक हैं, जबकि दूसरी भिन्नताएं परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं, उदाहरण के लिए जाति एवं संपत्ति पर आधारित विषमता। इसके अनुसार समाज में महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी है, जिसमें दलित महिलाओं की स्थिति ज्यादा गंभीर है। इसके अनुसार बाह्य परिस्थितियों की विषमता अनेक रूपों में विद्यमान होती है, ये याद रखिएगा। इसके अनुसार किसी एक क्षेत्र में विषमता संभव है, परंतु किसी एक क्षेत्र की विषमता का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। बाजर के अनुसार समाज के अनेक क्षेत्र होते हैं और यह सत्य है कि एक व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में निपुण हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति गणित के क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकता है, परंतु एक क्षेत्र का लाभ व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में न उठा सके। अमर्त्य सेन ने अपनी नई पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस में राल्स के न्याय को नीति कहा और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद कहा यानी यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहा और न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं अपनी नई पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम जस्टिस वाले अध्याय को खत्म कर लेते हैं। अभी आगे हम अधिकार राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।